भारत के मारूफ अदाकार इरफान खान मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने मौत से पहले एक ख़त लिखा था। दोस्तों, वो ख़त अंग्रेज़ी ज़बान में है, उसका उर्दू तर्जुमा करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैंसर के बड़े मरज़ से लड़ने वाला इरफान खान क्या सोचता था। ज़िंदगी की बहारें, रंगीनियाँ, शोबिज़, चकाचौंध, सब कुछ देखने वाला, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त अपनाने वाला आदमी जब बिस्तर मर्ग पर गया तो उसने क्या सोचा और क्या लिखा। आपको ये बता दें कि यह ख़त इरफान खान ने लंदन के एक अस्पताल में जब वो ज़ेरे इलाज थे वहाँ बैठकर लिखा था। उस अस्पताल की खिड़की से लंदन का मशहूर तरीन क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी नज़र आता था। इरफान खान ने अपने इस ख़त में क्या लिखा था, आइए हम आपको बताते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख उस झटके से खुलती है जो ज़िंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा कर उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम हैं, ना होने के बराबर। मरीज नहीं है तो उस पर तहकीक भी वैसे ही नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टर्स के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में कम मालूमात हैं। इलाज कामयाब होगा या नहीं, ये भी सब हवा में है। और मैं बस दवाओं और तजर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करना थे, कुछ ख्वाहिशें थीं, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थीं, आरजुएं थीं, और मैं बिल्कुल उनके दरमियान में लटका हुआ था। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से कोई आकर मेरा कंधा थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूं तो ये टिकट चेकर है। तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूं। नहीं भाई मियाँ, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है, ना यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उस अचानकपन में फंसकर मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, तो बस पानी, बेरहम पानी। वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना ज़रूर कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा हूँ। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियां मेरे कंधों पे चढ़ी बैठी हैं, मैं इन्हें उठा के फेंक देना चाहता हूँ। मैं ऐसी काबिल रहम किस्म की हौनक हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी। और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज से बड़ा है। हर चीज से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नजर पड़ी। ये लंदन का एक अस्पताल था। सामने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब उस तकलीफ के दौरान वहां लगा कि विवियन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम ही की नहीं रही। खैर, उस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हुए थे, वो उधर रखे जाते थे। ऊपर, बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या? एक सड़क,
क्रिकेट को गेम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ एक स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज कॉमन है, बेयकीनी। ना लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पे क्या होगा, ना अस्पताल में अगली सांस का पता है। कामिल बेयकीनी। ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई। अब मुझे कायनात की वुसअत, उसकी ताकत और उसके निज़ाम सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। आखिर मेरा अस्पताल एक खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से क्यों महसूस किया। ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ लगने लगा। तो समझो कि बस जो चीज़ यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के भाव में हैं, तो मैं क्या और मेरी बेयकीनी क्या। मुझे तो बस अपने बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालना है और अपने हिस्से का खेल अच्छे से खेलना है। दैट्स इट। तो बस उसे एक लम्हे के बाद मुझे समझ आ गई। मैं जान गया कि नतीजा जो भी निकले, मुझे इस हकीकत को मानना होगा। उधर सब कुछ ऐसा ही है, चाहे मेरे पास 8 महीने बचे हैं, चाहे 2 माह, या बेशक 2 और साल, या बेशक 2 मजीद साल। सब कुछ एक तूफानी लहर में है। उसके बाद तमाम खदशे, तमाम डर, तमाम खौफ, परेशानियां, सब कुछ धुंधले होते गए और मेरा दिमाग इन सब से खाली हो गया। सारी उम्र में पहली बार तब मुझे अंदाजा हुआ कि आज़ादी का कोई मतलब वाकई में है। ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई बड़ी कामयाबी मिली है, जैसे जिंदगी का जादू भरा जायका मुझे पहली बार चखने को मिला है, और ये सब मेरे जिस्म की एक एक पूर में उतर चुका था। इस पूरी बीमारी के दौरान लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे। लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानता, वो सब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में मेरे लिए दुआएं करते रहे, और मुझे लगा कि उन सब की दुआएं मिलके एक हो गई। एक बड़ी सी ताकत, जिसे एक लहर की बड़ी सी मौज की ताकत होती है, वो बस रीढ़ की हड्डी से मेरे अंदर तक उतर गई और मेरी खोपड़ी के अंदर उसने अपनी जड़ें बना ली हैं। अब वो उधर उगती रहती है, कभी एक छोटा सा उम्मीद का पौधा, कभी एक पत्ता, कभी एक नर्म सा तना। मैं उसे देखता हूँ और खुश होता रहता हूँ। इतनी सारी दुआओं के नतीजे में इस पे जो भी फूल उगता है, जो भी नई टहनी निकलती है, जो भी पत्ता आता है, वो मुझे सिर्फ खुशगवार सी हैरत और खुशियां देता है। तो वो जो लकड़ी का नन्हा सा टुकड़ा है ना, उसे क्या जरूरत है कि वो पानी के बहाव का रुख बदलने की कोशिश करे। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सब कुदरत की गोद में बैठे हैं, जो हमें हल्के फुल्के झूले दे रही है, न इससे ज्यादा न इससे कुछ भी कम। दैट्स इट। खतरनाक कैंसर की तकलीफ दे गोद में बैठकर इरफान खान ने ये सब कुछ लिखा। खुदा इरफान खान की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, इरफान खान की जानिब से लिखे गए इस खत का तर्जुमा आपने सुना। ये खत दूसरे अहबाब तक पहुंचाइए और याद रखिए, जिंदगी खुदा की दी गई एक मोहलत है। वो कभी भी अपनी जानिब इस मोहलत को वापस ले सकता है। हम इंसान बेबस हैं और हम इंसान कोशिश में लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार लें, माल इकट्ठा कर लें, दौलत बना लें, लेकिन सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इरफान खान दुनिया में नहीं रहे। रेस्ट इन पीस इरफान खान। आए सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुसलमान अदाकार को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को भी माफ़ फरमाए।